बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादिया वासदेव का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस जुडिकाटा। ये हमारा सीपीसी पर थर्ड लेक्चर है, ठीक है। और इसे जो रेलेवेंट लॉ डील करता है वो सेक्शन 11 सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 डील करता है। जब हम रेस जुडिकाटा की बात करते हैं तो ये एक लैटिन टर्म है। रेस का जो मीनिंग है वो है सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। एंड जुडिकाटा का जो मतलब है वो है एडजज्ड, जिस पर फैसला दिया जा चुका है, और डिसाइडेड एंड टुगेदर, ठीक है। इसका टुगेदर मीन्स अगर इसको फिर हम इकट्ठा करेंगे तो इसका जो मानी बनेगा वो है अ मैटर एडजज्ड, अ मैटर एडजज्ड, अ मैटर डिसाइडेड, ठीक है। कि कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी ऐसा कॉज ऑफ एक्शन, कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, ठीक है। इस कंसेप्ट को हम डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा कहते हैं। और इसे जो सेक्शन डील करता है वो है सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, ठीक है। आगे जी हम सेक्शन 11 पर हम जाते हैं। तो सेक्शन 11 सीपीसी रेस जुडिकाटा। नो कोर्ट शैल ट्राई सूट आर इशू, कि कोई भी अदालत किसी सूट यानी कि किसी दावा या कि किसी इशू को ट्राई करेगी या उसकी यानी कि उसकी प्रोसीडिंग करेगी इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट, यानी कि उसी मैटर में उसी इशू में उससे पिछले वाले मुकदमे में दो चीज़ें हैं कि कोई कोर्ट किसी भी सूट या इशू की प्रोसीडिंग नहीं करेगी, ठीक है। किसी भी ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा इशू जो इससे साबका मुकदमे में या उससे पहले वाले मुकदमे में, कैसे मुकदमे में, बिटवीन द सेम पार्टीज़, उन्हीं पार्टीज़ के जो दरमियान मुकदमा था, आर बिटवीन सेम पार्टीज़ होम अंडर दे आर एनी ऑफ देम क्लेमिंग लिटिगेंट अंडर द सेम टाइटल, और उनका टाइटल भी सेम, इन अ कोर्ट कम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, और जिस कोर्ट में वो दावा दायर किया जा चुका था वो एक कम्पिटेंट कोर्ट थी, उसको उन्होंने ट्राई किया उस सब्सिक्वेंट सूट को। आर द सूट इन विच सच इशू हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड, या ऐसा इशू जिसमें उस सूट को, उस पॉइंट को पहले में या उसके बाद जो है उसको रेज किया गया, और हैज़ बीन हर्ड, जो कि सुना गया, एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट, और उसको फाइनली सुनने के बाद उसको डिसाइड किया गया। क्रक्स इसका ये है कि जिस टॉपिक पर, जिस कॉज ऑफ एक्शन पर बिटवीन सेम पार्टीज़, बिल्कुल जब दो फरीक सेम हो, उनका दावा सेम हो, उनका टाइटल सेम हो, और उसी दावा को उन्हीं फरीकें का उसी चीज़ पर पहले एक केस का मुकदमा हो चुका है, तो उसी चीज़ पर वो दोबारा दावा नहीं दायर कर सकते, तो वो दोबारा उसी चीज़ पर वो दोबारा सूट नहीं कर सकते, ठीक है। वो इन फॉर्म ऑफ अपील, रिव्यू तो उसे चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उसी फोरम पर, उसी पॉइंट पर, उन्हीं पार्टीज़ के दरमियान उसी टाइटल पर दोबारा दावा नहीं दायर कर सकते, और ना ही कोर्ट इस सेक्शन 11 के मुताबिक उस दावे को सुनेगी, उसकी समाअत का उसके पास इख्तियार है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है अ जुडिशियल डिसीजन बाय प्रोफिशेंट कोर्ट आर ट्रिब्यूनल, कि उस ट्रिब्यूनल या कोर्ट की तरफ से, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से वो फैसला, फाइनल एंड बाइंडिंग एनी डिसीजन मेड ऑन द मेरिट्स, वो एक मेरिट्स पर फैसला किया गया, और फेयर हियरिंग की गई हो, अर्लियर डिसीजन राइट और रॉन्ग इज़ नॉट रेलिवेंट, यानी कि जो पहले वाला डिसीजन है वो गलत हुआ है या ठीक हुआ है, ये रेलिवेंट नहीं करता। अब हम इसी सेक्शन की एक्सप्लेनेशन पर जाते हैं। जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है वो है द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट, जो ऊपर एक फॉर्मर सूट की टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, उसमें डिफाइन किया गया है द फॉर्मर सूट shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question whether or not it was instituted prior thereto, यानी कि
मुकदमा, इसे मुकदमा साबिक कहेंगे, यानी कि मुकदमा साबिक या फॉर्मल सूट से वो सूट मुराद लिया जाएगा जो उससे पहले दावा दायर किया गया और उस पर एक चीज़ डिसाइड की जा चुकी है। फिर आगे एक्सप्लेनेशन नंबर 2, फॉर द पर्पसेस of the section the competent of a court shall be determined irrespective of any provision as to right of appeal from the decision of such court। जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है वो एक दफ़ा अज़ा की अगराज के लिए ये अमर कि आया फ़लाँ अदालत फ़लाँ मुकदमा की तजवीज़ की मुजाज यानी कि कम्पिटेंट या बिला लिहाज या इर्रिस्पेक्टिव किसी शराइत हक दायरगी अपील अदालत मज़कूर के तय किया जाएगा, यानी कि वो अपील डिसीजन ऑफ अपील से मैटर नहीं करती, ठीक है। वो ये नहीं कि इसकी अपील होगी या नहीं होगी, इस चीज़ पर नहीं, वो एक जो डिसीजन दिया गया वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दिया हो। आगे नंबर 3 पर द मैटर above referred to must be in former suit have been allegedly by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other। यानी कि इस जो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है उसमें ज़रूरी है कि जो साबका मुकदमा है या साबका दावा है उसमें एक फ़रीक ने उसको तस्लीम किया हो और दूसरे फ़रीक ने उसको कबूल किया हो या उससे डिनाई किया हो, ठीक है। आगे नंबर 4 पर एनी मैटर विच माइट एंड आउट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस आर अटैक इन सच फॉर्मर सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अ मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू इन सच सूट। जो नंबर 4 पर है वो है कि इस साबका मुकदमे में जवाब या दावा की बिना पर ज़रूरी करार दिया जा सकता था और करार देना चाहिए था, समझा जाएगा कि वो मुकदमा में एक अमर और दरअसल तनगी तलब था, ठीक है। कि जो चीज़ एक उस मुकदमे में एक बतौर डिफेंस यूज़ की गई हो या एक जवाब या दावा की बिना पर ज़रूरी करार दिया जा सकता हो ऐसा अमर, तो उस अमर को करार देना चाहिए, ठीक है। आगे नंबर 5 पर एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट which is not expressly granted by the decree shall for the purposes of this section be deemed to have been refused। यानी कि एक्सप्लेनेशन नंबर 5 के मुताबिक कि अगर कोई दादरसी या रिलीफ जो अर्जी दावा में दी गई हो और अगर वो डिग्री में मंजूर ना की गई हो तो ये समझा जाएगा कि वो नामंजूर की जा चुकी है, यानी कि वो खारिज की जा चुकी है, उस हद तक आपकी जो रिक्वेस्ट है जो प्रेयर है वो डिसमिस की जा चुकी है। आगे एक्सप्लेनेशन नंबर 6 वेयर पर्सन्स लिटिगेट बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पब्लिक राइट और ऑफ अ प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन कॉमन for themselves and others, all persons interested in such right shall for the purposes of this section be deemed claim under the person so litigant। कि जहाँ पर उस सूरत में कि अगर कोई चंद अशखास, ठीक है, किसी हक के आम यानी कि आम हक या किसी ज़ाती हक की बाबत जिसका दावा वो अपने या दीगर अशखास के वास्ते एक इकट्ठे होकर करते हैं वो दायर करें और वो तमाम अशखास जो उस हक़ में गरज रखते हों यानी कि उसमें इंटरेस्ट रखते हों, इस दफ़ा के तहत उन अशखास के ज़रिए वो दावेदार समझे जाएंगे जिन्होंने उस तनाज़ा को रुजू किया, यानी कि जिन्होंने उस चीज़ को परसू किया वो समझे जाएंगे। इसमें हम आगे जो मुख्तलिफ़ केस लॉज हैं उनका जायज़ा लेंगे, ठीक है। तो जब एक दफ़ा दावा में फ़ैसला दिया जाए जिसमें अपील या नज़र सानी की सूरत ना हो तो यही मामला दोबारा उस फ़रीक़ीन के मबैन उसी बनाए दावा पर नहीं उठाया जाएगा, ठीक है। इसको 2014 CLC 1026 B पेज पर डिसाइड किया गया। पहला दावा में अर्जी दावा मुस्तरद होने के बाद दूसरा दावा उसी बनाए कार्रवाई पर दायर किया जा सकता है, यानी कि एक अगर आप दावा दायर करते हैं तो उस पर वो खारिज हो जाता है तो दोबारा भी आप दायर कर सकते हैं। 2014 YLR 1026 पेज। आगे जो एप्लीकेशन ऑफ रेस्ट जुडिकाटा है वो ये है कि वो जो एक्सपर्टी डिक्री होती है उस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है।
डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा हैज़ नो एप्लीकेशन ऑन एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स या एक्स पार्टी डिक्री। इसको उन्होंने हेल्ड किया PLD 1993 लाहौर 910 पेज पर, ठीक है। उसके बाद जो रेस जुडिकेटा का इतलाक दावा हुक्म इम्तनाई पर ना होगा कि जो सूट फॉर इंजंक्शंस हैं उन पर इसका जो वो इसका जो एप्लीकेशन वो नहीं होगी। इसको उन्होंने लेट डाउन किया 2011 CLC 520 पेज पर, ठीक है। और अगर दावा अदम अदायगी कोर्ट फीस या अदायगी कोस्ट यानी कि हरजाना खारिज होता है तो फिर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। इस चीज़ को उन्होंने डिसाइड किया 2012 CLC 360 पेज पर। यह था डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा, ठीक है। केटा भी पढ़ सकते हैं, काटा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कौन से हमारी लैंग्वेज है, ये फॉरेन लैंग्वेज है और इसकी प्रोनाउंसिएशन में जो वो फ़र्क पड़ सकता है। तो ये था हमारा जो लेक्चर वो रेस जुडिकाटा पर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।